नमस्कार। मैं फिर एक बार आप सभी के बीच में हूं और आज एक ऐसे शख्सियत के साथ मैं आपके बीच में आया हूं जिन्होंने अपनी पहचान एक अलग ढंग से बनाया। हाजीपुर ही नहीं, इस हाजीपुर से एक हरिपुर का सफर तय करते हुए आज भारत के लगभग सभी राज्यों में अपने संगठन को खड़ा किया, एक वजूद को खड़ा किया जिस वजूद की लड़ाई सदियों से चली आ रही है। इस वजूद के लिए बहुत सारे संगठन तैयार हुए, लेकिन सफलता किन्हें कितनी मिली वह आप सभी जानते हैं। फिर भी खैर मैं मुलाकात करवाता हूँ हाजीपुर से हिंदूवादी संगठन के हिंदू पुत्र के राष्ट्रीय संरक्षक राजीव परमरसी से। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजीव जी, चुनाव का वक्त है और आज जो मैं बात करूंगा वो चुनावी मुद्दे पे ही बात करूंगा। कैसा लग रहा है बिहार विधानसभा चुनाव? कहाँ रहेंगे हिंदू? हिंदू संगठन के कार्यकर्ता होने के नाते जहां राष्ट्रवादी लोग रहेंगे वहां हिंदू रहेगा, हम यही चाहेंगे। जहां हमारे ऐसे राष्ट्रवादी लोगों का सिद्धांत जुड़ेगा हम वहां रहेंगे। गठबंधन का खेल बड़ा ही व्यापक चल रहा है। पिछले बार एनडीए में जदयू नहीं थी और इस बार एलजेपी नहीं है, तो एनडीए को आप कहाँ देख रहे हैं? एनडीए, यूपीए या किसी भी राजनीतिक पार्टी के संदर्भ में हमको लगता है कि उनके पार्टी के वर्कर ज्यादा अच्छा बताएंगे। हाँ, राजनीति में थोड़ी सी गर्माहट आ गई है कि कोई हैदराबाद का एक कुत्ता आ गया है, जिसके कारण हम राष्ट्रवादी थोड़ी सी राजनीति में अपनी ललक को बढ़ा चुके हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुत्ता यहाँ पर मल त्याग कर दे और बदबू से पूरा प्रदेश महक जाए, इसलिए थोड़ा बहुत हम लोग सक्रिय हुए। यानी आपका इशारा उपेंद्र कुशवाहा जो गठबंधन किए हैं उसकी तरफ है? हमारा साफ साफ कहना है कि हम असदुद्दीन ओवैसी नाम के ऐसे इस देश के राष्ट्रद्रोही का हम चर्चा कर रहे हैं जो भारत माता की जय नहीं बोलता, वंदे मातरम नहीं बोलता, पाकिस्तान के लिए हमेशा से उसका दिल धड़कता है। हम ऐसे कुत्ते की बात कर रहे हैं और उस कुत्ते को प्रश्रय देने वाले जो हमारे स्थानीय प्रदेश के नेता है उपेंद्र कुशवाहा, हम उनके संदर्भ में बस इतना ही कहेंगे कि अपनी महत्वाकांक्षा के लिए, अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी सुरक्षित करने के लिए उन्होंने जो किया है, अपने ताबूत में उन्होंने अंतिम कील डाला है और इस प्रदेश के युवा और हिंदू बताएंगे उपेंद्र कुशवाहा तुम्हारी दशा और दुर्दशा क्या होने वाली है। जिस आप ओवैसी की बात कर रहे हैं वो भारतीय संविधान के तहत ही सांसद भी है, तो आप जो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और देशद्रोही बोल रहे हैं, संविधान तो देशद्रोही नहीं मान रहा है। संविधान तो नागरिकता उसको भी दिया है जो आए दिन आतंकवादी गतिविधि में पाए जाते हैं। संविधान की बात अच्छी बात है, संविधान का हम भी स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन इस संविधान को वो कितना सम्मानित करते हैं हम इस विषय को जानते हैं और उस विषय को जानते हुए हम आपको बता रहे हैं कि देशद्रोही है, वो अराजक है और हम उसका विरोध कर रहे हैं। उसका विरोध राजीव भाई, यही संविधान है जिसे आप देख रहे हैं। इस संविधान की सभी जैसे उद्देशिका पे ही आप नजर डालेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें जाति धर्म समुदाय के हिसाब से कोई विभेद नहीं किया गया है, लेकिन जो धारा बन के आज देश में चल रही है, भाजपा हिंदूवादी कहती है, जबकि जदयू उस तरीके से हिंदूवादी नहीं है। जो महागठबंधन है वो पूर्ण रूपेण न हिंदूवादी विचारधारा में आती है, एक
समाजवादी के नाते वो अपना काम करती है। एक चीज बताइए, जिस परिपाटी में आज रामविलास पासवान जी का कल निधन हो गया, पूरे जीवन उन्होंने इस देश को एक अलग धारा में बांट के रखा। जिस आप हिंदूवादी और मुस्लिमवाद की बात करते हैं, हिंदूवादी की बात करते हैं, उन्होंने एक दलितवाद का ठेकड़ा फोड़ करके पूरे देश में रखा, और जिसके कारण बहुत सारी गलतियां हुई हैं इस देश में। इस पे क्या कहेंगे आप? आपका प्रश्न कुछ ज़्यादा विस्तृत था, बहुत सारे विषय इसमें डाले गए हैं। कुल मिलाकर के हम यही कहेंगे, लास्ट का जो आपका संदर्भ है, अभी अभी हमारे जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, हाजीपुर के हमारे पूर्व सांसद, उनका देहावसान हुआ है, उनको श्रद्धांजलि है। उन्होंने क्या किया, उनकी जीवन शैली क्या थी, इस पर हम बहुत कुछ नहीं बोलते हुए हम इतना कहना चाहेंगे कि सबको अपना अपना कर्म करना है। हर पार्टी का अपना अपना एजेंडा है। आप भाजपा की भी बात कर रहे थे, आप जदयू का भी चर्चा किए, आप रामविलास पासवान जी के संदर्भ में भी आपने यहाँ पर विषय रखा। हमको इनसे और इनकी राजनीतिक पार्टी से कहीं कुछ नहीं लेना देना है, तब तक कि जब तक हम इनके पार्टी से संबंधित लोग नहीं हैं। हम एक स्वतंत्र हिंदू कार्यकर्ता। एक चीज बताइए, तो आप हिंदू कार्यकर्ता हैं जी, तो देश में जब मुस्लिमवाद का बात चलता है तो ओवैसी का नाम आता है, दलितवाद की बात आती हो तो रामविलास पासवान जो सांसद होते हुए उन्होंने दलित सेना की स्थापना की, आजीवन लगभग राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। तो आप किस परिपाटी में देख रहे हैं? विचारधारा तो दो तरीके से चली। राजनीति के लिए तो आज उपेंद्र कुशवाहा जी जो कल तक भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, आज ओवैसी के साथ चले गए हैं, जो कि धूल विरोधी है। एक आसमान तो दूसरा धरती है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जब वो थे, हमने भी उनका अभिनंदन स्वागत किया था। इसलिए नहीं कि वो भाजपा में थे, इसलिए कि वो तब उसके साथ थे जब उस समय का हमारा विषय था एनआरसी सीए। हम बताना चाह रहे हैं, हमारी बात को पूरा हो जाने दीजिए। लेकिन ओवैसी को हम इसलिए उसका विरोध करते हैं कि वो संविधान के अंदर, जो आप संविधान की बार बार किताब दिखा करके आप चर्चा कर रहे हैं, उसी संविधान की व्यवस्था के अनुरूप जो संसद भवन है, उस संसद भवन में खड़ा होकर के ओवैसी बोलता है कि हाँ, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। हाँ, मंदिर जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश आया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट आया कि नहीं वो हिंदुओं का मंदिर है, उस भूमि को हिंदुओं को दिया जाए, फिर भी उसने यह कहा कि नहीं, वहां बाबरी पुनः स्थापित किया जाएगा। तो ये देश विरोधी तत्व है। तो एक चीज बताइए, इसका विरोध कर रहे हैं? नहीं, आप विरोध कर रहे हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री तो इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, जो हिंदू सम्राट हैं, हिंदुत्व के लिए और हिंदुत्व के एजेंडे पे ही प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी क्या नहीं कर रहे हैं, ये प्रधानमंत्री जी का काम। तो संविधान सम्मत क्यों नहीं है? प्रधानमंत्री संविधान सम्मत देश को चलाने में असक्षम है। प्रधानमंत्री जी से आप पूछिए, प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है, हम लोग खुश हैं कि प्रधानमंत्री जी ने धारा 370 को जिस तरीके से उन्होंने बदला। हम खुश हैं जिस तरीके से उन्होंने सीए को लेकर के इस देश के अंदर एक व्यवस्था बनाई। मैं आपको बता रहा हूं, ओवैसी पे उनका स्टैंड क्लियर क्यों नहीं है? ओवैसी पर चाहे अमित शाह जो है गृह मंत्री हैं, उन्होंने संविधान में संसद में बैठ करके जब ओवैसी बयान दे रहे थे तो गृह मंत्री ने, आप देखे होंगे कि माननीय देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी को डांटा था, फटकारा था, आप समझ सकते हैं कि किसी राष्ट्र विरोधी को ही उस तरीके से डांटा जा सकता है। ये अपनी एक मर्यादा है, उस मर्यादा के अनुरूप लोग कार्य कर रहे हैं। संविधान के अंतर्गत बहुत से ऐसे। एक चीज बताइए, जैसे ओवैसी को डांट दिया और कहानी खत्म हो गई। नहीं, कहानी खत्म हम नहीं, हम ये नहीं करें कहानी खत्म हो गई। नहीं, जिस डेमोक्रेसी की आप बात करते हैं, उस डेमोक्रेसी में वो संसद भवन है, अगर अगला प्रतिष्ठा नहीं दे रहा है, इज्जत नहीं दे रहा है संसद का, हम नहीं देंगे, ऐसी बात नहीं है। तो देखेंगे आगे चल के पता चलेगा कि वो आतंकवादी साथगांठ है, उसका पीएफआई से गठबंधन है, पाकिस्तान के अंदर लोगों से उसका संपर्क है, और जब बात उजागर होगी तो वही प्रधानमंत्री उसके विरुद्ध तलब टिप्पणी करेंगे और उसको देश निकाला किया जाएगा। एक चीज बताइए, उसको सलाखों के पीछे धकेला जाएगा, होगा ऐसा? क्या अब तक ऐसे लोग जो भारत में अंदर कुछ भी बात करते हैं, तो क्या उन पे कार्रवाई अब तक नहीं होती? इसी तरीके से छूट मिल जाती? कोई आम आदमी और इस तरह की टिप्पणी किया होता तो क्या लगता है कि उसको अभी तक जेल की सलाखों के अंदर नहीं जाना पड़ता? जिस संविधान को दिखा रहे थे ना, उस संविधान में ये लचक व्यवस्था है।
और उस लचक व्यवस्था के विरुद्ध नहीं, सांसदों के लिए क्या पूरी छूट है कि आप कुछ भी करें? नहीं, असदुद्दीन ओवैसी को छूट है, और ये छूट 70 साल से जो दिया गया है नहीं, उसी का कारण है ना। अभी संसद में जो बैठे लोग हैं क्यों नहीं उसका समाधान निकाल पा रहे? समाधान निकल रहा है। आप देख रहे होंगे कि उनकी बोली में नरमाहट आई है, आप समझ रहे होंगे, उनकी बोली में अब हकलाहट आ गया है, यानी वो समझ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल उनको एहसास हो रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी की भूमिका क्या होगी? बिहार विधानसभा में ओवैसी की कोई भूमिका ही नहीं होगी। ओवैसी को जिस तरीके से यहाँ प्रोजेक्ट किया जा रहा है, इस्लामिक स्टेट बनाने का जो मंशा है, पीएफआई जैसे अराजक और देश विरोधी आतंकवादी संगठनों का जो मंशा है, उसको फलीभूत करने के लिए ओवैसी यहाँ आया है। दुर्भाग्य का विषय है कि प्रदेश के हमारे नेता उपेंद्र जी ने जितना गंदा काम किया है, उनको आज जनता गाली दे रहा है और उनको गाली सुनना पड़ेगा। आखिर किस तरीके से जो व्यक्ति भारत माता का जय नहीं बोल सकता है, जो वंदे मातरम नहीं बोल सकता है, जो आदमी साइन बाग के लिए समर्थन देता है, जो व्यक्ति श्री राम मंदिर को तोड़ करके पुनः मस्जिद बनेगी की बात करता है, ऐसे पाकिस्तान की बोली बोलने वाले लोगों के साथ आप गठबंधन करते हो और आप सोचते हो कि यह हिंदू बहुसंख्यक जो हमारा देश है, यहाँ पर आप किसी को भी पाकिस्तानी लैंग्वेज बोलने वाले को आप साथ में ले आएंगे और आपको चुन लिया जाएगा। साइन बाग की कहानी तो फ्लॉप हो गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर निर्णय दिया है जो ये सरकार की गलत नीतियों का परिणाम था। खैर, एक चीज बताइए कि अब जो राजनीति बिहार में चल रही है, लोजपा अलग हो गई, वह अपने आप को ठगी महसूस कर रही है। रामविलास पासवान मौसम वैज्ञानिक थे, क्या अब वही मौसम वैज्ञानिक का एक दूसरा सीरीज देखने को मिलेगा? देखिए, राजनीतिक प्रश्न आपका हमसे है, हम नहीं समझते हैं उपयुक्त है, लेकिन फिर भी अगर आप पूछ रहे हैं तो हम इतना जरूर बताना चाहेंगे कि ओवैसी के पार्टी के साथ गठबंधन करने वाले लोग और ऐसी व्यवस्था को डेवलप करने का जो प्रयास कर रहे हैं, उससे बेहतर जरूर चिराग पासवान है, ताकि वो एक विकल्प के रूप में यहाँ आए हैं। और हम समझते हैं कि अगर राष्ट्रवादी विचारों के साथ वो आगे बढ़ते हैं तो उनमें एक आशा की उम्मीद दिखती है। देखिए, एक बात तो बीच में रह गया, पीडीपी के साथ जब गठबंधन भाजपा ने किया, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किया, तब देश के हिंदूवादी संगठनों ने कभी विरोध नहीं किया। जब धारा 370 हटा तो इन सभी लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया और लगभग अभी तक उनको स्वतंत्रता नहीं दी गई है। तो जब आप गठबंधन, जब हिंदूवादी पार्टी जो भाजपा अपने आप को कहती है गठबंधन करती है, तो वो सही होता है, और जैसे ही वो छोड़ती है या कोई और जाता है तो वो गलत हो जाता है। और इसी देश के कानून के तहत ओवैसी सांसद है। आदरणीय मनीष जी, आप बहुत दिनों से पत्रकारिता कर रहे हैं और व्यवहारिक जीवन में भी जब आप बीमार होते हैं, जब हम बीमार होते हैं, तो उपचार के लिए कभी कभी कड़वी दवा को भी लेना पड़ता है। पीडीपी के साथ हम गए या पीडीपी के हम विरोध में गए, आप यह हमको बताना चाह रहे हैं भाजपा के विषय को लेकर के। लेकिन चलिए हम मान लेते हैं कि भाजपा से अगर हमारी सिंपैथी है, जैसे आप बताने का प्रयास कर रहे हैं, तो भाजपा अगर उसके साथ गठबंधन करती है तो बीमार स्थिति में दवा लेने के लिए कड़वी दवा को जैसे घूंट पीना पड़ता है, हम पिए और बाद में देखे कि बीमारी खत्म हो गया। बीमारी खत्म करने के लिए कड़वी दवा ली गई, लेकिन यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है। यहाँ बीमारी को बुलाया जा रहा है इस बिहार प्रदेश। नहीं, एक चीज बताइए, उपेंद्र कुशवाहा का ओवैसी को बिहार प्रदेश के अंदर राजनीति में लाना, आपने शायद सोचा नहीं, आपने मनन नहीं किया है। जिस तरीके से इस बिहार के अंदर आप देख रहे हैं, अररिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया का जो क्षेत्र है, पूरे का पूरा जो कोसी का क्षेत्र है, वहां जाकर के आप देखिए, पता करिए, जिस तरीके से रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को नीतीश की मुस्लिम तुष्टीकरण सरकार नीति के तहत जो वहां बसाया गया है, उसी का फलाफल है कि आज ओवैसी, जिस तरीके से आप देखें नीतीश कुमार और लालू यादव, जिस तरीके से राजद और जदयू दोनों को ठेका दिखा करके वहां का बहुसंख्यक मुस्लिम आज किशनगंज से असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी को जिता करके भेजा है। नहीं अपना मसीहा माना लालू यादव को, नहीं अपना मसीहा माना नीतीश कुमार को, उसका मसीहा कौन है? तो MIM का लीडर ओवैसी, और उसने ओवैसी ने अपने उस कुत्ते को वहां से जिता करके और विधानसभा भेजने का काम किया है। तो इस बिहार के अंदर जो जमीन तलाश रहा था, जमीन मिल गया है, और उसको यहाँ पर प्राश्रय देने का काम जो उपेंद्र कुशवाहा ने किया, इस बिहार प्रदेश के अंदर उन्होंने जो इतना गंदा काम किया है,
बिहार की जनता उनको गाली देगी, जगह जगह उनके ऊपर गाली फेंका जाए। राजीव जी एक चीज बताइए, आज तक लंबे समय तक एनडीए के साथ उपेंद्र कुशवाहा रहे। उपेंद्र कुशवाहा की छवि हमेशा से एक साफ सुथरे नेता की रही है, कभी भी उस आदमी पे कोई दाग नहीं रहा है। ठीक है, उन्होंने राजनीतिक सफर में बहुत ज़्यादा सफलता नहीं पाई, समाज हित में बहुत कुछ नहीं किया, लेकिन छवि में कोई ये कभी नहीं रहा कि वो देशद्रोही है, मुसलमानों की तरफ किसी एक पार्टी में जाकर के वो काम करते हैं। तो आज अचानक वह आदमी अपने जीवन के लगभग सभी सफर को तय करने के बाद वो देशद्रोही जैसा एक्टिविटी कैसे करने लगेंगे? देशद्रोही का एक्टिविटी करने लगेंगे नहीं, उन्होंने देशद्रोही का कार्य किया है और हम प्रदेश के युवा इस विषय को समझ रहे हैं। इसकी चर्चा है पूरे देश के अंदर में। जिस तरीके से उन्होंने एमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी के साथ अपना गठबंधन इस बिहार राजनीति में किया है, उन्होंने स्पष्ट रूप से अपना परिचय दिया है तो एक अवसरवादी लीडर है। नीतीश जी के साथ जब कभी जदयू में थे, नीतीश जी उनको प्रतिपक्ष का नेता बनाया, उसके नहीं हुए। अरुण बाबू के साथ संगठन बनाते हैं, पार्टी बनाते हैं, अरुण बाबू के साथ वो नहीं रहे, वहां से भी इस तरीके का डिस्प्यूट हुआ जो आज ये लोग कहीं के नहीं है। अभी एक महिला रेखा कुशवाहा की क्या नाम था उस बहन का, रो रही थी और साफ साफ कह रही थी मेरे साथ छल हुआ है। ये अवसरवादी लोग हैं। आज कहां है नागमणि जी, कहां है ये लोग? यानी बिहार की राजनीति अवसरवाद की राजनीति है। कभी भाजपा के साथ होते हैं, कभी नीतीश के साथ होते हैं, जहां इनको और अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति है और इनकी महत्वाकांक्षा आज इतनी बढ़ गई है कि ये देश को, प्रदेश को इस्लामिक स्टेट बनाने में भी पीछे नहीं हटे। मुख्यमंत्री का सफर तय करने के लिए इन्होंने जिस तरीके से गंदा खेल खेला है, इनका हर जगह जमानत जब्त हो जाएगा और जगह जगह इनको काली से स्वागत किया जाएगा। चलिए राजीव जी, एक बहुत ही सुंदर सफर पे हम लोग चले हैं और एक बेहतर संवाद हुआ है। आप सभी दर्शकों से आग्रह है कि इस तथ्यों को समझने का प्रयास करिए कि बिहार की राजनीति में आपकी क्या भूमिका है, आपका एक एक मत कितना महत्वपूर्ण है और इस संबंध में आपके विचार स्वच्छंद होने चाहिए, स्वतंत्र होने चाहिए, ताकि आप एक संदेश पूरे विश्व को, पूरे बिहार से पूरे भारत में एक अच्छी राजनीति का समावेश कर सके। चलिए राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ न्यूज़ को कोटि सा धन्यवाद।